दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर लगाई रोक, 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी पाबंदी। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पोल पैनल ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करा। किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। हिमाचल में मतदान के मद्देनजर अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, टिकट कटने से नाराज बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। मातर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी सियासी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट कटने से नाराज होकर दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात में इन दिनों ऐसे नेताओं की एक बाढ़ आ गई है। इस लिस्ट में अब बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मातर से पार्टी के विधायक केसरी सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया है। इसीलिए केसरी सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। केसरी सिंह का दावा है कि वो मातर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने मातर सीट से महिपत सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। केसरी सिंह ने इस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि वो मातर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को देर रात गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 46 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी की ओर से जारी की गई पहली सूची में 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची जारी होने के साथ ही पार्टी की ओर से अब तक घोषित किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 89 हो गई है। कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब तक 89 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर शंकर सिंह वाघेला ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। यहां आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत ज्यादा तेज है। सभी पार्टियां यहां पर जीत हासिल करने के लिए जमकर जोर लगा रही हैं। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुजरात के वरिष्ठ नेता ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली योजना को लेकर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि मुफ्त में कुछ भी नहीं है। ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली क्या है, किसके बाप की दिवाली है, ये जनता का पैसा है। मुझे बताओ किसी पार्टी ने मुफ्त में शिक्षा का देने का वादा किया हो और फिर 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करके उसने अपना वादा निभाया हो। मैं गुजरात और देश के मतदाताओं से कहता हूं कि रेवड़ी के झांसे में ना आए। क्या किसी पार्टी ने इसके लिए कोई फंड जुटाया है जिससे वो अपने वादों को पूरा करेगी? ये सभी वादे जनता के पैसे के बल पर कहना बहुत आसान है। आपको बता दें कि उन्होंने मतदाताओं से साफ कहा है कि रेवड़ी के झांसे में बिल्कुल ना आए। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी डोनेट करेंगी अपनी किडनी। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जाएंगे। कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें अपनी किडनी डोनेट करेंगी। लालू पिछले दिनों सिंगापुर गए थे, जहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहने वाली रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, अब बिहार के बाद तेलंगाना में उठी जातिवार जनगणना की मांग। कांग्रेस नेता ने दी पीएम मोदी के विरोध की कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि बिहार के बाद अब तेलंगाना में भी जातिवार जनगणना की मांग तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने गुरुवार को तेलंगाना में जातिवार जनगणना की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि पार्टी इसके लिए हर मोर्चे पर लड़ेगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वी हनुमंत राव
राव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी में वृद्धि हुई है और विभिन्न राज्यों में सरकारों के प्रमुखों द्वारा उठाई गई जातिवाद जनगणना की मांग को दोहराया। राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण दिया, जो कई महीनों से जातिवाद जनगणना की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी 2018 में कहा था कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। वी हनुमंत राव ने कहा कि मोदी पहले ओबीसी पीएम हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन 8 साल में उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है? मैं कभी ओबीसी का संयोजक था। उन्होंने कहा कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, हमारी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं और हर राज्य में कहा जा रहा है कि जाति के हिसाब से अब जनगणना होनी ही चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले पिछली सरकारों की सोच थी पुरानी, हमने 8 साल में गरीबों को दिए 3.5 करोड़ घर। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कर्नाटक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके उद्घाटन से हवाई अड्डे पर यात्रियों की क्षमता बढ़कर अब सालाना करीब 5-6 करोड़ होने की उम्मीद है, जो हाल फिलहाल में 2.5 करोड़ है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कर्नाटक में भी 8 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पिछली सरकारों की सोच पुरानी थी। उन्होंने ऐलान किया है कि हमने गरीबों के लिए 8 साल में 3.5 करोड़ घर उपलब्ध कराए हैं। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर बोला बड़ा हमला, कहा 2 कंपनियों से लिए 100 करोड़ रुपए और बदल दिए 140 मोबाइल फोन। यह आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें लगातार खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए हैं। मनीष सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वारंट वाले गारंटी क्या देंगे, यानी वो लोग क्या गारंटी पत्र जारी करेंगे जिनके ऊपर खुद वारंट हैं। दरअसल ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ईडी की ओर से गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है। आरोपी ने 140 करीब मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाई जा सके। शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। संबित पात्रा ने केजरीवाल की गारंटी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग वारंटी पर हैं वो किसी को क्या गारंटी देंगे। इन लोगों ने बहुत गारंटी पहले भी दी थी, आज उनका क्या हुआ है हम सब जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली को दूषित किया है वो इसे साफ करने की गारंटी दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने साफ कर दिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात की जनता के लिए राष्ट्रवाद नहीं बल्कि बेरोजगारी है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 2 चरणों में मतदान 1 और 5 दिसंबर को होंगे। राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों पर नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच राज्य को लेकर एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया। इसमें पूछा गया कि राज्य में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है। इसको लेकर लोगों ने कई मुद्दे गिनाए। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा। लोगों का मानना है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 160 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोटिया से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया गया है। हार्दिक विराम गांव से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में हर तबके को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं से लेकर अनुसूचित जाति तक के हर समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। गुजरात में उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद 160 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया।
अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को मिलेगी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया था। हत्यारे जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पैरा रेवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने अपनी समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जल्द रिहाई के लिए याचिका खारिज कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सह दोषी एजी पैरारेवलिन को रिहा करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर जमकर भड़की कांग्रेस, कहा पूरे तरीके से अस्वीकार और गलत फैसला है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरे तरीके से अस्वीकार्य है और पूरे तरीके से गलत है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य है। कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।